प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति की धुरी हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ही पार्टी का एजेंडा और चुनावों का घोषणा पत्र है। विपक्ष के साथ कई दलों का संगठन है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा, राजनीति और राज्य स्तरीय हित है। यह सही है कि बिखरा विपक्ष पीएम मोदी के सामने कमजोर रहता है, लेकिन एकजुट विपक्ष क्या वाकई टक्कर देने की स्थिति में होगा? करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। सुनने में यह देश के प्रधानमंत्री की एक अपील या देश से किया एक वादा लगता है, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का लगातार अध्ययन करते हैं वो यह समझ सकते हैं कि इस एक लाइन का लाल किले से बोलने का क्या और कितना मतलब हो सकते हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। आप पूरे चुनाव कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी 2G, जीजाजी और जाने क्या क्या बोलती रहती, वो लोग कहाँ हैं? मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि जो एजेंसीज के काम में बहुत तेजी दिख रही है, जो भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसीज हैं, शायद वो इसीलिए उस काम में तेजी पर हैं कि 2024 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि देखिए हमारा ये एजेंडा था, हमने ये किया। जैसे वो कहते हैं कि 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, 3 तलाक हटाना, इस तरह की चीजों की बात करते हैं। ऐसे ही जब वो डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें कहेंगे कि ये करप्शन लेस है और हमारा करप्शन नहीं है, ये एक बात। आइए और डिकोड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील को 2024 के चुनावों और विपक्ष के नेताओं के मद्देनजर। भ्रष्टाचार के आरोपों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन और खुद केजरीवाल पर आज पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे, तुम हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं। मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी। ये है घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराधियों से भरे मंत्रिमंडल के मुखिया होने का आरोप, अब तक की बनी सुशासन की छवि के साथ सत्ता के लिए समझौता का आरोप, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप। शर्मिंदगी की बात है। पूरे बिहार का रेपुटेशन खराब हो गया कि एक दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों, अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। नीतीश जी भली भांति जानते हैं, उसी क्षेत्र के जानते हैं भली भांति कि अनंत सिंह क्या है, कितना बड़ा खूंखार अपराधी है। और उसका राइट हैंड मैन कार्तिकेय सिंह है, ये भी भली भांति जानते हैं। उसको बना दिया आपने। सत्ता के लिए क्या क्या करिएगा? सर कार्तिकेय पे नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी जा रही हुआ है सर कार्तिकेय पे नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी।
पार्टी के बड़े नेता पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों से घिरे जिन्हें देखकर देश सन्न रह गया। ममता के कई और साथियों पर ऐसे ही संगीन आरोप। मैं पूरा भारत का जितने सारे ममता बनर्जी को जितने सारे लीडर्स पसंद करते हैं उस लोग को हम विनती करते हैं, ममता बनर्जी एक चोर हो गया, एक डाकत रानी हो गया, इसको कभी विश्वास मत करिए। ये पश्चिम बंगाल में उसका भतीजा 50,000 करोड़ घोटाला किया है, कम से कम उसका भतीजा 50,000 करोड़ का मालिक है। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। ऐसा बोलते हैं ना, हिमशूल का छोड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। वंशवाद के आरोपों से कांग्रेस पहले से घिरी होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और ईडी के निशाने पर हैं, उसका असर चुनावी मुद्दों पर जरूर पड़ेगा। भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। अब अगर देखा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि 2024 में विपक्ष का नेता कोई हो, चेहरा कोई हो, भ्रष्टाचार का आरोप सामने जरूर होगा। सत्ता पक्ष और खासकर पीएम मोदी के मुद्दों में भ्रष्टाचार जरूर होगा। 2014 की जंग प्रधानमंत्री मोदी ने जीती थी, तब भी भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा था। 2024 की पिच भी वो उसी तरह तैयार कर रहे हैं। बार दावेदार बने थे, यानी 2013 में, तो वो अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इसी को सबसे सामने रखते थे, आगे रखते थे। लेकिन उस वक्त लीडरशिप वैक्यूम बहुत जबरदस्त था। अब वो खुद लीडर हैं, अब वो खुद नेता हैं और वो दो चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर गिनाते हैं, एक डिलीवरी और दूसरा करप्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं, यानी भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं। अब जब वो लाल किले से ये कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन दो चीजों से लड़ना है, तो लोग सवाल पूछते कि आखिर आपने क्या किया। आप पूरे चुनाव कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी 2G, जीजाजी और जाने क्या क्या बोलती रहती, वो लोग कहां हैं? मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि जो एजेंसीज के काम में बहुत तेजी दिख रही है, जो भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसीज हैं, शायद वो इसीलिए उस काम में तेजी पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को तो अच्छी तरह मालूम है कि 2019 में राफेल खरीद को लेकर विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे वो जनता ने नकार दिए। लेकिन जब वो न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा बुलंद करते हैं तो जनता उन पर विश्वास करती है। विपक्ष के सामने भी यही मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बनेगा।